Okay, students, today our topic is exercise 1.1, grade 10, about quadratic equations solved by factorization. Question number 1, मैं अपनी पिछली वीडियोस में मेरी प्रीवियस वीडियोस का लिंक आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। उस पे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स मैंने इन डिटेल समझाए हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ गए हैं, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन का जो डिफरेंट केसेस होते हैं, जैसे केस 1 या केस 2, ठीक है, उनसे रेलेवेंट वीडियोस भी चैनल पे ऑलरेडी जो है वो अपलोड हुई हैं, लेकिन उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, ताकि अगर आपको फैक्टराइजेशन को और डिटेल में देखना हो कि आपको नहीं क्लियर हो रहा, वैसे तो इस वीडियो में भी मैं क्लियर करूँगी दोबारा से, लेकिन आप उसमें भी देख सकते हो, उसमें मैंने केस वाइज अलग अलग बताया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब हम इस पार्ट की तरफ आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, आपने इसको फैक्टराइज करना है। सिंपल है, सिंपल ऐसे है कि हम सबसे पहले, आपको मैं स्टेप वाइज बताती हूँ। स्टेप वाइज ऐसे होता है, आपने देखना ये होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, तो इसको करना इजी होगा। आपने क्या देखना है, आपने कांस्टेंट टर्म को देखना है। कांस्टेंट टर्म मेरे पास क्या है, यहाँ पे -20 है। साइन को भी देखना होता है आपने, ठीक है, -20 है, तो मैं क्या करूँगी, मैं ये देखूँगी कि 20 किस किस नंबर के टेबल में आता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 के टेबल में 2 10s are 20, ठीक है, उसके बाद 4 5s are 20, 5 4s are 20, उसके बाद 20 अपने ही टेबल में आता है, 21s are 20। इसके अलावा और कोई इसका पेयर नहीं बनता। इससे नेक्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप था, ठीक है, रफ वर्क में मैंने सारे नंबर्स लिख लिए। उसके बाद अगला स्टेप ये है कि मुझे इनमें से उस पेयर को चूज़ करना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 20 आता हो। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, जिसे मल्टीप्लाई करने से 20 आता हो और जिसे प्लस या माइनस करने से मिडिल टर्म आती हो। अब मिडिल टर्म यहाँ पे क्या है, एक्स का कोफिशिएंट जो कि -1 है। ठीक है, तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे इनमें से ऐसा पेयर चूज़ करना है जिससे मल्टीप्लाई करने से 20 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -1 आए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से -20 आए और प्लस या माइनस करने से -1 आए। ठीक है, अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जांपल 2 और 10 का पेयर ले लेती हूँ, तो इन दोनों को तो प्लस करने से 12 आता है, माइनस करने से 8 आता है, मुझे तो -1 चाहिए। ठीक है, 4 और 5 को लेके देख लेते हैं। अगर मैं लिखती हूँ -5 + 1 + 4, हाँ, ये वाला पेयर, ठीक है, तो इन दोनों को माइनस प्लस माइनस होता है, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा -1। ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास मिडिल टर्म आ गई। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेते हैं कि -20 आता है या नहीं आता है। 5 4s are 20 और ये माइनस का साइन। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस होती हैं, ये आपने देखनी होती हैं कि उस पेयर को आपने चूज़ करना है जिसे प्लस या माइनस करने से मिडिल टर्म आए और मल्टीप्लाई करने से जो है वो कांस्टेंट टर्म आ जाए। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको इस तरह से स्प्लिट करके लिखेंगे, x² -5x + 4x। अच्छा, ये -5x + 4x, ये जो हमने पेयर चूज़ किया है, ठीक है, हम असल में क्या करते हैं, इसे मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी कहते हैं, कि आप मिड वाली जो टर्म है उसको ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे -20 आ गया। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, जो फैक्टराइजेशन का फर्स्ट स्टेप होता है हमेशा, क्या आप देखते हैं कि इन टर्म्स में कुछ कॉमन तो नहीं है, जैसे x² और -5x। ठीक है, इन दोनों में मैं देखूंगी कॉमन क्या है। इसमें x² है, मतलब कि इसके पास 2x है, इसके पास 1x है। नंबर इनमें कोई भी कॉमन नहीं है क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 5 है। ठीक है, सिर्फ x इन दोनों में से कॉमन है, तो हम x को बाहर निकाल लेते हैं। अब एक x को मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे 2 हैं तो कितने बच जाएंगे, यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो सेकंड टर्म है इसमें से मैंने x निकाल लिया है, तो 5 यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, अब ये इसको मैंने बंद कर दिया। अब इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों टर्म्स की, इन दोनों में क्या कॉमन है। अच्छा, इन दोनों में x कॉमन नहीं है क्योंकि इसके पास x है, इसके पास नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों में नंबर का कुछ ना कुछ कॉमन होगा। ठीक है, 4 और 20 एक ही टेबल में आते हैं। किसके टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं। +4 मैंने कॉमन ले लिया, x - 5। ठीक है, अच्छा, जब भी आप फैक्टराइजेशन करते हैं ना, आपको ये देखना होता है कि जब आप इस स्टेप पे आते हैं तो आपके दोनों जो फैक्टर हैं ना, ये सेम होने चाहिए।
इनका साइन भी, वैल्यू भी, सब कुछ सेम होना चाहिए। अगर ये सेम ना हो इट मीन्स आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है ऊपर। अच्छा, अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x माइनस 5, ठीक है। तो उसको आप एक बार लिख लेंगे और आपके पास बचेगा x प्लस 4। यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, ठीक है। आगे उन्होंने हमें इसे सॉल्व करने के लिए कहा है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अच्छा, अब तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व का मतलब क्या है, ठीक है। सॉल्व का मतलब ये है कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, क्योंकि ये जो पूरी इक्वेशन थी ये 0 के इक्वल थी, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन उन्होंने हमें दी थी। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है कि हम ईच फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे। इस साइड पे इज इक्वल टू नहीं लगाएंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 में प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। यहाँ पे x इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -4। यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने सॉल्व करना है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3y² इज इक्वल टू y ब्रैकेट y माइनस 5। अब उसे देखते हैं कि वो किस तरह से होगा। सेकंड पार्ट 3y² इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। अच्छा, अब इस क्वेश्चन की बात करें, अच्छा पिछले में तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या होती है, वो ये वाली थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जो पिछला क्वेश्चन था वो तो इसी फॉर्म में लिखा हुआ था, तो हमने उसकी फैक्टराइजेशन करके उसे सॉल्व कर लिया। लेकिन ये वाला उस फॉर्म में नहीं है, तो आपको पहले इसको इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था कि हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें क्वेश्चन नंबर 1 में स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना बताया था। इसलिए अब नेक्स्ट में हम उसका, जैसे अगर मेरी और भी वीडियोस हैं चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, ठीक है। तो उनमें से एक फैक्टराइजेशन है, तो इसलिए उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा कि अब आप इनको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व ऐसे करना है कि अब आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, यानी y को अंदर वाली टर्म से आपने मल्टीप्लाई करना है। y से मल्टीप्लाई हो गया y² माइनस 5y। अच्छा, अब y वाली टर्म्स, ये सारी टर्म्स को इस साइड पे होना चाहिए, ठीक है, या आप इन वाली टर्म्स को उधर ले जाएं, इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये वाली टर्म्स को उधर लेके जाती हूँ। 3y² यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ आके माइनस हो गया, माइनस 5y प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2y²। अच्छा, अब मुझे ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म मेरे पास है ही नहीं, तो ये तो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनती ही नहीं है, ठीक है। और जब तक 3 टर्म्स ना हो हम फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं लगा सकते। लेकिन फैक्टराइजेशन सिर्फ मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं होती, यानी कि जब हम कुछ टर्म्स के अंदर से कोई नंबर या एलिमेंट कॉमन भी निकालते हैं उसे भी फैक्टराइजेशन कहते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब ही है कि आप ब्रेक कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग ही होगी हर क्वेश्चन में तो वो फैक्टराइजेशन है। अच्छा, 2y² प्लस 5y, मैं इन दोनों में से मैं देख लेती हूँ कि यहाँ पे कॉमन क्या है। तो यहाँ पे कॉमन है y, क्योंकि इसके पास 2y है, इसके पास 1 है, नंबर इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि 2 और 5 एक टेबल में आते ही नहीं है। y कॉमन ले लिया मैंने, 2y बच गया यहाँ पे और यहाँ पे बच गया 5। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, अब यहाँ भी हमारे पास 2 ही फैक्टर है, बेशक यहाँ पे एक y लिखा हुआ है लेकिन ये अलग है और ये चीज़ अलग है, ब्रैकेट की वजह से सेपरेट हो गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम y को रखेंगे 0 के इक्वल, y की एक वैल्यू आ गई हमारे पास 0, ये यहाँ पे डन हो गया। 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो ये 5 उधर जाके हो गया माइनस, क्योंकि मैंने आप लोगों को, आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उनमें मैं बेसिक अलजेब्राइक रूल्स भी बता रही हूँ कि अगर आप एक चीज़ यहाँ प्लस हो रही है तो उधर जाके माइनस हो जाएगी। और हम पहले 5 को ही क्यों उधर लेके गए, 2 को क्यों नहीं लेके गए, क्योंकि ये मैथ का रूल है, जब भी आपको अननोन की वैल्यू फाइंड करनी होगी आप पहले
पॉजिटिव नंबर को उधर शिफ्ट करेंगे। उसके बाद पॉजिटिव नंबर मतलब जो प्लस या माइनस हो रहा हो, ठीक है। उसके बाद आप मल्टीप्लाई या जो डिवाइड हो रहा होगा वेरिएबल के साथ उसे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो अब ये 2y के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, ये भी मैं बता चुकी हूँ कि कोफिशिएंट जो है वो हमेशा वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उनके बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। अगर आप इसे और सॉल्व करके पॉइंट में भी लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो यहाँ तक भी ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। ये थर्ड पार्ट हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है या कौन सी फॉर्म में है, ठीक है। थर्ड पार्ट है 4 माइनस 32x इज इक्वल्स टू 17x²। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या करें, इसमें भी हमें बस शिफ्ट करना है वैल्यूज़ को, बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं है क्योंकि इसमें कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, सब कुछ अरेंज हुआ हुआ है, बस हमने इन्हें शिफ्ट करके एक साइड पे रखना है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को मैं उधर ले जाती हूँ। अच्छा, मैं इन दोनों को ही क्यों, इसको क्यों नहीं लेके आती इधर, क्योंकि इसकी जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं जो x² का कोफिशिएंट होना चाहिए वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, हमें फिर उसका साइन बाद में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए ये इस साइड पे पॉजिटिव है तो मैं इसे इधर ही रखूँगी और इन दोनों को मैं उधर ले जाऊँगी, ठीक है। 0 इज इक्वल टू 17x² माइनस हो रहा था 32, इधर आके प्लस हो गया। 4 के साथ कोई साइन नहीं था, इस साइड पे प्लस का साइन था, इधर आके -4 हो गया, ठीक है। 17x² प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये है केस 2 टाइप, ठीक है। केस 2 में क्या होता है, अब केस 2 में ये होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि x² का कोफिशिएंट क्या है। अब अभी जैसे पार्ट 1 था, ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या किया था, पार्ट 1 में हमने ये किया था कि हमने देखा था x² का कोफिशिएंट 1 था, तो सिंपली हमने जो कांस्टेंट था उसे देखा था कि हम उसको क्या करें, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे उसके फैक्टर बनाते हैं, उसके पेयर्स बना के देखते हैं वो कौन कौन से टेबल में आता है, फिर उसे जो है वो पेयर को चेक करते हैं कि प्लस माइनस करके मिडिल टर्म आ रही है या नहीं, और लास्ट वाला कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके। लेकिन इस तरह के उसमें ऐसा नहीं हो सकता, ये केस 2 है, ठीक है। केस 2 में क्या होगा, केस 2 में ये होगा कि आप कांस्टेंट को x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, 4 को क्या करेंगे 17 से मल्टीप्लाई, 4 को आप 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 ज़ा 28, इधर 2 कैरी चला गया, 4 1 ज़ा 4, ये 68 आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपके पास 68 आ गया, तो अब आप 68 का क्या करेंगे, आप 68 के फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है, कि 68 किस किस के टेबल में आता है जिसको मल्टीप्लाई करने से क्या आए हमारे पास, मतलब वो पेयर जिसे मल्टीप्लाई करने से 68 आए और प्लस माइनस करने से हमारे पास 32 आए, ठीक है। तो अब उसके फैक्टर्स हमें चेक करने पड़ेंगे। अब 68 को देखते हैं किस किस के टेबल में आता है 68। अच्छा, अब मैं अगर 2 की बात करूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय, आप लोग उसमें कैलकुलेटर की हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 ज़ार 8, 2 3 34, इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 68। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 68 आता है और प्लस माइनस करने से क्या आता है 32। देखिए, मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इसका फैक्टर मिल गया है, ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग मिल गई है, ज़रूरी नहीं आप सारे लिखें, अगर आपको पहले में ही मिल गया है, वो तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में इसलिए कहा था ताकि आप लोगों को मेथड समझ में आ जाए इन डिटेल, ठीक है। अब मुझे ये पहले फैक्टर में ही अपना वो रिज़ल्ट मिल गया जो मुझे यहाँ पे लिखना है, तो मुझे आगे वाले चेक करने की फिर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों को क्या करूँगी मैं, इन दोनों को जब मैं माइनस करूँगी, ठीक है, 34 माइनस 2, तो मेरे पास आ जाएगा 32, ठीक है। और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी 34 मल्टीप्लाई बाय -2, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन लिया है ना मैंने। अच्छा, 34 माइनस 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा -68, और -4 और 17 को मल्टीप्लाई करने से भी क्या आया था, साइन को मैंने कहा था नहीं भूलना आपने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी -68 ही आता है, ठीक है। तो हमारा ये फैक्टर क्या हो गया, ये दोनों कंडीशंस फुलफ़िल कर रहा है,
ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी 17x² प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब सेम स्टेप होगा 17, मुझे पता है 17 के टेबल में 34 आता है, 17 2s आर 34। आप लोग भी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छी तरह से याद रहेगा किसको किसके टेबल में कौन सा नंबर आता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से 17 को मैं कॉमन ले लूँगी और x को भी, इन दोनों में नंबर भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर अच्छा जैसे पिछले क्वेश्चंस में सिर्फ x या y कॉमन था तो मैं वही निकाल रही थी, नंबर मैंने नहीं निकाला क्योंकि उसमें नंबर कॉमन था ही नहीं, उसमें वो नंबर एक टेबल में आता ही नहीं था, इसमें आता है। ठीक है, तो इसमें आप नंबर भी कॉमन निकालेंगे और वेरिएबल भी, जिसमें आ रहा होगा उसमें अपने कॉमन निकालना है। 17x, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे 1x बच जाएगा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर लिख भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, x बच गया यहाँ पे। 17 2s आर 34, 17 2s आर 34, इसलिए मैंने 2 लिखा है यहाँ पे। अब x मैं कॉमन निकाल चुकी हूँ, उसके पास एक ही था तो ये ख़त्म। अब इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों के पास क्या कॉमन है, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 तो मैं कॉमन निकाल लूँगी। ठीक है, लेकिन साइन में अब कौन सा कॉमन निकालूँ, माइनस का कि प्लस का कॉमन निकालूँ, मतलब -2 कॉमन निकालूँ या +2। अब ये इस पे भी मैंने फैक्टराइजेशन में डिटेल में बताया हुआ है कि जो माइनस का साइन होता है, अगर हम माइनस का साइन किसी भी टर्म में से किसी भी टाइप के क्वेश्चन में से कॉमन निकालें तो माइनस का साइन कॉमन निकालने से अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिक है। अब यहाँ क्या है, x+2 है, तो मुझे माइनस का साइन ही कॉमन निकालना पड़ेगा ताकि अंदर वाले दोनों के साइन क्या हो जाए, प्लस में हो जाए, क्योंकि यहाँ वाला जो फैक्टर है उसमें दोनों के साथ प्लस का ही साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे -2 कॉमन आएगा और अंदर क्या बचेगा, -2 निकाल लिया, यहाँ बचा x। ठीक है, अच्छा माइनस का साइन का बाहर निकाला है मैंने, तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, यहाँ प्लस आएगा, क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ माइनस का साइन चेंज कर देता है अंदर वाले टर्म्स के। ठीक है, 2 2s आर 4 होता है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी 2, क्योंकि 2 2s आर 4, जिसे मल्टीप्लाई करने से वो चीज़ आती है, वो नंबर यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें मेरे पास दोनों वैल्यूज़ भी सेम है, साइन भी सेम है। ठीक है, तो माइनस ये जो साइन है ना, इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं यहाँ पे +2 कॉमन ले लेती, यहाँ -x आता, फिर यहाँ -2 आता, वो तो सारा गलत हो जाता, ये कॉमन ही नहीं है, सेम ही नहीं है, तो आपका गलत हो गया। ठीक है, तो साइन का आपने प्रॉपरली ख्याल रखना है। क्या लिया था, -2 कॉमन लिया था, x+2। अब इसमें भी इन दोनों टर्म्स में ये वाला फैक्टर कॉमन है, तो मैं लिख लूँगी x+2 और 17x -2 इज़ इक्वल टू 0। सेम स्टेप्स हैं, मैं क्या करूँगी, एक फैक्टर, ईच फैक्टर इक्वल टू 0, x+2 इक्वल्स टू 0 एंड 17x -2 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस, तो यहाँ से सिंपली x की एक वैल्यू आ गई मेरे पास -2 यहाँ। अच्छा, अभी मैंने अपने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया कि पहले हम जो नंबर वेरिएबल के साथ प्लस माइनस हो रहा हो उसे शिफ्ट करते हैं, बाद में मल्टीप्लाई डिवाइड वाले को, इसलिए पहले हम 2 को उधर लेके जाएंगे, 17 को नहीं। ठीक है, 17 उधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया 0 में, तो 2 आ गया, और 17 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके डिवाइड हो गया, ये आपके पास दूसरा फैक्टर आ गया इसका। ठीक है, अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम रिमेनिंग 4 5 6 पार्ट जो है वो उसे डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको लाइक करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछें। ठीक है, और आगे इसको जो है वो शेयर भी करें चैनल को, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं या अदर स्टूडेंट्स हैं जिनको इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है तो वो इसमें से हेल्प ले सकें। ठीक है, थैंक यू।